बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता लेक्चर में हमने मॉनेटरी पॉलिसी तफसील से की थी और हल्का सा आपको तारुफ कराया था फिस्कल पॉलिसी के हवाले से भी। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा फिस्कल पॉलिसी के बारे में और पढ़ेंगे और उसके साथ साथ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के हवाले से भी आपसे बात की जाएगी। तो हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी हमने आपको बताया था कि तमाम वो अरेंजमेंट्स जो गवर्नमेंट करती है, जो किसी मुल्क की गवर्नमेंट करती है मुआशी इस्तेहकाम के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। और वो तमाम अरेंजमेंट्स जो कि सेंट्रल बैंक किसी मुल्क का करता है मुआशी तौर पे इस्तेहकाम के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो आज हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ साथ हम नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं? डिस्कस द इम्प्लीकेशंस एंड द कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद द फिस्कल पॉलिसी विद इन द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई फ्रेमवर्क। नाउ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। फेडरल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? लार्ज एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर और स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट्स। उसके साथ साथ फेडरल रिजर्व्स जो होते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स, कंपनी इनकम टैक्स, indirect and other taxes, that is GTS, GST and excise tax. Now, discretionary fiscal policy, the deliberate manipulation of taxes and spending by government for the purpose of altering real GDP and employment, controlling inflation and simulating इकोनॉमिक ग्रोथ। सो बेसिकली आपने इन्फ्लेशन को डील करना होता है, आपने इकोनॉमिक ग्रोथ लानी होती है, आपने जीडीपी में जो है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा करनी होती है। अब देखिए, आपको कंपोनेंट्स जीडीपी के याद होंगे। सो Y इज इक्वल टू C कंजम्पशन प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, जिसे हम नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। ये फिस्कल पॉलिसी एक डेलिबरेट, जो जानबूझकर मैनिपुलेट किया जाता है टैक्सेस को और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स को, किसके लिए? ताकि रियल जीडीपी बढ़ सके, ताकि एम्प्लॉयमेंट बेहतर हो सके या अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो सके, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। ये आपकी डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी है। नाउ नॉट ऑल फिस्कल पॉलिसी इज डेलिबरेट, अ रेंज ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स आर डिस्कस लेटर। ये सारी डेलिबरेट नहीं होती, कुछ ऑटोमेटिक, यानी कि मार्केट जो है वो भी इसमें अपना रोल प्ले करती है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन लोअर टैक्सेस और इंक्रीज ट्रांसफर पेमेंट, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ रिसेशन, बूस्ट जीडीपी एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, बात इस तरह से है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, टैक्स लगाने के बाद वो लोगों को सब्सिडी भी देती है। ठीक है, वो सब्सिडी डायरेक्ट भी हो सकती है, वो इनडायरेक्ट सब्सिडी भी हो सकती है, टारगेटेड सब्सिडी भी हो सकती है और जनरल सब्सिडी भी हो सकती है। टारगेटेड सब्सिडी, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो टारगेटेड सब्सिडी है। आप ढूंढते हैं किसको पैसों की ज़रूरत है और उसी को आप टारगेट करते हैं। एक जनरल सब्सिडी होती है, वो क्या होती है कि सबको दी जाती है। जैसे पेट्रोल पर अगर सब्सिडी दे दी जाए तो इसका मतलब ये कि वो पेट्रोल, चाहे वो गाड़ी में डलवा रहा है, बाइक में डलवा रहा है, बड़ी गाड़ी में डलवा रहा है, सबको सब्सिडी जो है वो मिल रही होगी। ओके, सो गवर्नमेंट करती क्या है? गवर्नमेंट देखती है कि अगर रिसेशन है, बेरोज़गारी है, तो एक तो बेरोज़गारी अलाउंस दे देती है, दूसरा आपको सब्सिडीज़ दे देती है। तो इसके साथ साथ वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी होती हैं जो बगैर किसी जो है वो इकोनॉमिक एफर्ट के जो मिलती हैं, वो भी गवर्नमेंट देती होती है। तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट? अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज़ कर देती है, अपनी स्पेंडिंग्स इंक्रीज़ कर देती है। अब इसमें तो छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। बुनियादी तौर पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक कंसेप्ट होता है मल्टीप्लायर का। तो मल्टीप्लायर ये होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम आपको पहले बताते हैं, फिर आपको उसको मज़ीद तफसील से बताएंगे। देखिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट में इजाफा कर दें
तो ऑब्वियसली इनकम में इजाफा होता है। कैसे? इन्वेस्टमेंट आपने की तो इनकम में इजाफा होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। जैसे कि अगर आपने एक फैक्ट्री लगाई, ओके, तो फैक्ट्री लगाने से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, उसके साथ साथ और बहुत सारे काम होंगे। वहाँ तक सड़क बनेगी, वहाँ पर फैक्ट्री लगी है तो ट्रकों का अड्डा बनेगा, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनेगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो उससे इनकम ज़्यादा होती है। ओके, सो इफ़ देयर इज़ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट देयर इज़ इंक्रीज इन इनकम, बट इंक्रीज इन इनकम इज़ मल्टीपल टाइम मोर देन इन्वेस्टमेंट। सो जो इनकम है वो कई गुना ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बढ़ती है। सो ये कई गुना को जो है हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। सो इफ़ देयर इज़ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट देयर इज़ इंक्रीज इन इनकम, ओके, बट इंक्रीज इन इनकम इज़ मल्टीपल टाइम मोर देन इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर। वो मल्टीपल टाइम जो है ना वो मल्टीप्लायर, यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट की तो इनकम में भी 5 टाइम बढ़ जाए। ठीक है, ये डिपेंड करती है उस इकानमी की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर, यानी कि उनका मिलाने सर्फ क्या है, खर्च करने का मिलान क्या है। एनीवे, इसी तरह से ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर भी होता है कि अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे तो उससे इनकम बढ़ जाती है, लेकिन जो इनकम बढ़ती है वो उस एक्सपेंडिचर से कई गुना ज़्यादा बढ़ती है। तो देखिए, ये जो मल्टीप्लायर है इसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बोलते हैं। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब जब गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोगों की आमदनी बढ़े तो वो अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, जिससे लोगों की इनकम जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। किस वजह से? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन मल्टीप्लायर की वजह से। ओके, नाउ अब हम देखते हैं, ये देखिए आप एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के हवाले से बात करेंगे। इसमें जो रेड कलर का जो है वो कर्व है वो एग्रीगेट सप्लाई का है, राइट, और आपका जो ब्राउन कलर का है वो आपका बेसिकली क्या है? एग्रीगेट डिमांड। ओके, नाउ ये आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व है और ये आपका एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है। ओके, सो इक्विलिब्रियम इज टेकिंग प्लेस हियर समवेयर हियर। सो ये आपकी क्वांटिटी हो गई और ये आपका प्राइस लेवल हो गया। अब देखिए, ये आपकी रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, राइट। सो नाउ देखिए ज़रा कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, सो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। सी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सी प्लस आई प्लस जी। तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी। ओके, हियर वी गो। ये आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़कर AD2 हो गया, ये इंक्रीज होके एग्रीगेट डिमांड 2। तो नया इक्विलिब्रियम आपका इस जगह पर E2 आप कह लें, इसको आप E1 कह लें। सो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि प्राइस लेवल तो बढ़ गया, साथ साथ आपकी रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP भी इंक्रीज हो गई। ओके, ना कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी देखिए, अब डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हायर टैक्सेस और रिडक्शन इन ट्रांसफर पेमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन ड्यूरिंग अ बूम। अब देखिए, वो तो पहले हमने रिसेशन की बात की थी, अब हम बूम की बात करेंगे कि जब इन्फ्लेशन है, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो फिर अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा देती है, ठीक है, और यानी कि टैक्सेस ज़्यादा कर देती है और अपनी स्पेंडिंग ज़्यादा कर देती है, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ जो है ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो है वो कम कर देती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। नाउ हियर वी गो, लुक एट दिस। नाउ दिस इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम, दिस वाज एग्रीगेट डिमांड, पहले P2 था, अब P1 हो गया, और राइट। ओके, सो पहले आप इस इक्विलिब्रियम पे थे, अब आप इस इक्विलिब्रियम पे चले गए। इसे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ओके, एक्सपेंशनरी जब आपकी ये एग्रीगेट डिमांड उस तरफ जाती है, और कॉन्ट्रैक्शनरी आपकी सप्लाई इस तरफ आती है। ओके, सो ये पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कब अपनाई जाती है? जब इकोनॉमी के अंदर बूम हो, और एक्सपेंशनरी कब की जाती है? जब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आया होगा। ओके, रिसेशन आपको मालूम है ना, कसाद बाजारी को कहते हैं। नो, नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी बिल्ड इन और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर दैट ऑपरेट्स विदाउट रिक्वायरिंग एक्सप्लिसिट एक्शन बाय पॉलिसी मेकर, दे आर
the result of the progressive income taxes and a social security system. Okay, so जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती चली जाएगी टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा. प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम हो गया ना, तो जब इकोनॉमी बूम की तरफ जा रही होगी, लोगों की इनकम बढ़ रही होगी, तो ऑटोमेटिकली टैक्स भी बढ़ रहा होगा. ठीक है, और जब आमदनी कम हो रही होगी यानी कि रिसेशन की तरफ आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली टैक्स भी कम होता चला जाएगा. अब इसमें आपने देखा कि गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन नहीं की, राइट. ऑटोमेटिकली ये खुदकार निज़ाम है, राइट, जिसके तहत आपने देखा कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेस एंड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, यानी कि बेरोजगारी हुई तो सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी, और आपकी बेरोजगारी खत्म होगी तो सोशल सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली खत्म होगी. तो कसाद बाजारी या रिसेशन के अंदर आपको मालूम है बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो उसके अंदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है, और इनकम टैक्सेस जो है वो कम हो जाते हैं जब इनकम कम हो जाए. ठीक है. नाउ ड्यूरिंग रिसेशन टेंड्स टू इंक्रीज गवर्नमेंट डेफिसिट्स थ्रू लोअर टैक्सेस एंड हायर वेलफेयर पेमेंट्स. अब रिसेशन के दौरान जब देखें गवर्नमेंट जो है वो उसका जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि टैक्सेस इक्वल टू रेवेन्यूज हो, राइट. अगर टैक्सेस और रेवेन्यूज बराबर हैं तो बैलेंस है, बैलेंस बजट है. और अगर टैक्सेस आर ग्रेटर देन या रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर्स, तो इसको क्या हम बोलेंगे, ये हमारा सरप्लस है, राइट. सो अगर जो है वो आपके एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन योर रेवेन्यूज मीन गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, तो इसे क्या कहेंगे, डेफिसिट, राइट. सो ये तीन सूरत हाल मुमकिन हो सकते हैं. तो गवर्नमेंट जब आपकी ट्रांसफर पेमेंट ज़्यादा कर देती है, टैक्सेस कम कर देती है रिसेशन में, तो उसका डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है. ओके. During the inflationary period tends to increase government surplus through higher taxes and lower welfare. अब जब इन्फ्लेशन हो रही है, इकोनॉमी बूम की तरफ जा रही है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा लगाएगी, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स कम कर देगी, तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें जो है गवर्नमेंट का सरप्लस होगा, गवर्नमेंट सरप्लस का ले रही होगी. ठीक है, या उसका डेफिसिट जो है वो कम हो जाएगा. क्यों कम होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली टैक्सेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, राइट, और वेलफेयर पेमेंट्स कम हो जाएंगी, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो हैं वो कम हो जाएंगे, और टैक्सेस ज़्यादा होने की वजह से उनके रेवेन्यूज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगे. ओके, तो गवर्नमेंट सरप्लस में आ जाएगी, राइट. तो बजट का क्या आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा. ठीक है. और अगर अदरवाइज हम कह सकते हैं कि वो खसारा यानी कि डेफिसिट आ जाता है बजट का. आपने सुन रखा हो ना खसारे का बजट, राइट. खसारे का बजट क्या होता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ कम होते हैं. आमतौर पे खसारे का बजट जो है वो डिप्रेशन या इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ आ रही हो तभी होता है. ओके. नाउ ऑटोमेटिक और बिल्ड इन स्टेबलाइजर्स. टैक्सेस रिसीट्स increase as real GDP increases, so the economy slows. Okay. Now transfers decreases as real GDP increases, but the increase when the economy slows, so GDP and aggregate demand increases. Okay. Do not fully correct the economy, only reduce the severity of the fluctuation. ये जो ऑटोमेटिक और बिल्ड इन स्टेबलाइजर्स होते हैं ये इकोनॉमी को बिल्कुल स्टेबल नहीं करते, हाउएवर उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो शिद्दत होती है, उसमें कमी लेके आ जाते हैं. ओके. Now, useful when economy is operating around full employment. ये तब फायदामंद होती है जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि गवर्नमेंट के मुल्क के तमाम रिसोर्सेज जो एम्प्लॉयड हों. ओके. सो ये तब आपकी ऑटोमेटिक या बिल्ड इन स्टेबलाइजर जो है ये आपका यूजफुल होता है. कैन कॉज प्रॉब्लम फिस्कल ड्रैग एज वेल. ओके. हियर इज द फ्लैट आउट ऑफ द influctuation in the business cycle, but do not eliminate them completely like that. Okay, उसके इर्द गिर्द ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है. Now problems with fiscal policy practice: problem of timing, recognition of lag, administrative lags, operating lags, ये इसके problems हैं. और political problem, other economic goals, economic growth complements and conflicts with other policies. Or expansionary base often not use stimulate rather than slow the economy. And lastly or thirdly, the political cycle may accentuate the business cycle. Now fiscal policy and aggregate supply, look at this. Fiscal policy, especially tax changes, affect not only aggregate demand but can affect aggregate supply. Okay. Tax changes in the form of incentive to business and individuals
as well as government spending in the infrastructure can lead to a rightward shift of aggregate supply in addition to increasing aggregate demand, providing a further stimulus to the economy in terms of lowering price and higher GDP. Okay, अब ये डायग्राम के जरिए से आप देखें, ये देखो, ये देखिए आप एग्रीगेट डिमांड आपकी राइट साइड मूव की, ओके, और एग्रीगेट सप्लाई भी आपकी, ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम है, एग्रीगेट डिमांड इधर, लेकिन इससे एग्रीगेट सप्लाई भी चेंज हो जाएगी, राइट साइड पे मूव होगी, तो नया इक्विलिब्रियम जो है वो समवेयर अराउंड ये आपका नया इक्विलिब्रियम हो जाएगा, राइट, जिससे ये प्राइस लेवल कंपैरेटिवली कम लेकिन जीडीपी ज्यादा बढ़ गई, रियल ग्रॉस जीडीपी आपकी ज्यादा बढ़ गई. So this was a little bit, introduction and of fiscal policy. Now we'll try to learn the national income determination. Okay, so उसके हम कुछ components पहले देखेंगे, फिर हमारा टॉपिक आप ज़हन में रखिएगा. Okay. अब थोड़ा सा इसको आपने देखना है, हमें कुछ चीजें आपको ऐसी बताएंगे जो आपने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है. सबसे पहले तो हम आपको कंजम्पशन के बारे में कुछ बताते हैं. ओके, सबसे पहले कंजम्पशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं. कंजम्पशन को सी से जाहिर किया जाता है और सी जो है वो सी नॉट प्लस सी वाई के बराबर होता है. ओके, सो सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, सी नॉट स्टैंड फॉर ऑटोनोमस कंजम्पशन. एंड सी वाई इज इंड्यूस्ड. अब ये सी नॉट क्या है और सी वाई क्या है, इसको समझ. ऑटोनोमस क्या मतलब, ये किसी पर इन्हिसार नहीं करता, ये वो पैसे हैं जो आपने खर्च करने, जो हर हालत में खर्च करने, चाहे इनकम आपकी ज़्यादा है, चाहे आपकी इनकम कम है, चाहे आप बिल्कुल अर्न नहीं कर रहे, आपको ये कंज्यूम करने ही करने. तो ये फिक्स्ड होते हैं, जैसे रोटी कपड़े और मकान के लिए जो आप पैसे खर्च करते हैं. हाउएवर इंड्यूस जो है, ये कंजम्पशन जो है ये आपकी इनकम पर डिपेंड करती है. ये जो स्मॉल सी है, ये स्मॉल सी, ये आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बराबर होती है. ये इसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं. और ये किसके बराबर होती है? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. ओके, सो ये इसके आप देखा कंजम्पशन के आपके कंपोनेंट, सी नॉट दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड सी वाई दैट इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन. And small c stands for marginal propensity to consume. Generally आपको मालूम है consumption is function of income. Okay? Consumption depend करती है income की. हम कह सकते हैं, अब थोड़ा सा marginal propensity to consume के बारे में बात कर लें. जैसे मैं एग्जांपल से बात करता हूँ, ये consumption है, ये आपकी इनकम है. ओके, अगर फर्ज करें इनकम 100 रुपये है और कंजम्पशन है आपकी, अज्यूम कर लेते हैं हम 60, और अगर इनकम बढ़कर 200 हो गई और ये आपकी 110 हो गई. अब आप देखें चेंज इन इनकम कितनी है, दैट इज 200 माइनस 100 दैट इज 100, और चेंज इन कंजम्पशन कितनी है, दैट इज 110 माइनस 60 दैट इज 50. ओके, सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हो गया, दैट इज 50. change in consumption due to change in income, that is 50 over 100, that is 0.5. okay, so marginal propensity to consume कितना हो गया आपका, 0.5 हो गया. ओके, सो इस तरह से हम marginal propensity to consume निकाल सकते हैं. ओके, सो ये आपकी ये जो induced है ये आपकी डिटरमिन करती है इनकम. ओके, so C is equal to C naught plus CYD. so autonomous plus induced consumption. induced किसके साथ होती है, इनकम के साथ. more will be the income, more will be the consumption. less will be the income, less will be the consumption. that is why we call it induced, right? so ये तो आपका हो गया consumption के हवाले से बात. अब आप देखें सेविंग्स के हवाले से. ओके, सेविंग आपको मालूम है, सेविंग इज अगेन फंक्शन ऑफ इनकम, राइट? ये भी इनकम, और सेविंग के भी आपके दो, ये होता है माइनस एस नॉट
प्लस स्मॉल एस वाई। ये जो माइनस एस नॉट है ये है ऑटोनोमस सेविंग और ये आपकी इंड्यूस सेविंग है। अब ये माइनस एस नॉट क्या है ये आपने समझने की कोशिश करनी। देखिए जब आपकी इनकम ज़ीरो है और आप फ़र्ज़ कर लें जब आपकी इनकम ज़ीरो है तो आप कंज्यूम कर रहे हैं लेट्स से 40, ओके। जब इनकम ज़ीरो है तो आप कंज्यूम कर रहे हैं 40। अब ये 40 कहाँ से आ रहा है? ये 40 आपने जाहिर है किसी से बोरो किया, राइट, यानी कि किसी से उधार लिया, राइट। जो आप उधार लेते हैं ये बेसिकली नेगेटिव सेविंग भी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? नेगेटिव सेविंग भी कहलाती है। वट एवर वुड बी द सी नॉट, ये जो कुछ भी सी नॉट होगा वही यहाँ पे माइनस एस नॉट होगा, राइट। तो उसके साथ सिर्फ माइनस का साइन है। अगर आपने फॉर एग्जांपल सी इज इक्वल टू 40 प्लस 0.6 वाई है तो ये जो 40 है जब आप एस निकालेंगे तो ये होगा माइनस 40 प्लस 0.4 वाई, ओके। सो अब अगली बात ये है कि ये स्मॉल एस किसके लिए? ये है आपका माइनर प्रोपेंसिटी टू सेव। ये होता है डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई, ओके, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। सो फर्ज करें आपकी इनकम 100 है, राइट, और आपकी कंजम्पशन 60 है। आपको मालूम है ना कि इनकम हमेशा किसके बराबर होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग के, राइट। टू सेक्टर इकोनॉमी अगर हो तो इनकम किसके बराबर होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग के, ओके। नाउ ये आ गई आपकी सेविंग, राइट। अगर 100 रुपये आपकी आमदनी है, 60 आपने कंज्यूम कर दिया है तो सेविंग कितनी हो जाएगी? दैट वुड बी 40। और अगर इनकम आपकी 200 है और आपने कंज्यूम 110 कर दिया ये आपकी 90 हो जाएगी। तो आपकी चेंज इन सेविंग कितनी आई? दैट इज 90 माइनस 40। सो चेंज इन सेविंग इज इक्वल टू 50, ओके। सो माइनर प्रोपेंसिटी टू सेव, माइनर प्रोपेंसिटी टू सेव इज चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग कितनी है? 50 और चेंज इन इनकम कितनी है? दैट इज 100, दैट वुड बी 0.5, ओके। सो ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको जो है वो कुछ एग्जांपल दी। तो आपने देखा कि सेविंग्स जो हैं वो आपकी माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई होता है और कंजम्पशन जो है सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई होता है, ओके। सो आपको याद रखना है कि सी वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ओके। नाउ अब एक बात जो आपने अच्छी तरह से याद रखनी है वो ये है कि हमेशा एमपीएस और एमपीसी को ऐड किया जाए। अगर एमपीसी प्लस एमपीएस किया जाए तो ये हमेशा इक्वल टू 1 आता है। हमेशा किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। अब इसमें y इज इक्वल टू सी प्लस एस में y इज इक्वल टू सी है, सी नॉट प्लस स्मॉल एस वाई, और s है माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई। अब आपको सी नॉट और माइनस एस नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, आपको मालूम है, क्योंकि ये अगर ये 40 हो, अगर ये आपका 40 हो तो ये आपका माइनस 40 होता है, ये तो कैंसिल हो गया, राइट। अब स्मॉल एस वाई प्लस ये हमारा थोड़ा सा स्मॉल सी वाई है, ये स्मॉल सी वाई। तो अब y इज इक्वल टू स्मॉल सी वाई प्लस स्मॉल एस वाई। अब y इज इक्वल टू, इसमें से आप y कॉमन ले लें तो c प्लस एस आ जाएगा, और c प्लस एस यानी कि एमपीसी प्लस एमपीएस किसके बराबर होता है? हमेशा 1 के। तो y इज इक्वल टू y आ गया आपके, ठीक है। तो इस तरह से हम ये नेशनल इनकम को डिटर्मिनेशन के हवाले से हमने उसके कुछ कंपोनेंट्स देखे, हमने कि कंजम्पशन क्या होती है, सेविंग क्या होती है, राइट। अब इसमें एक छोटी सी और चीज ऐड कर दें कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अगर आप 3 सेक्टर इकोनॉमी आ गई, कौन सी इकोनॉमी आ गई? 3 सेक्टर इकोनॉमी आ गई, ओके। सो इसको बताने से पहले एक चीज और आपको बता दें कि सेविंग्स और ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग हमेशा किसके बराबर होती है? इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, ओके। सो इन्वेस्टमेंट जो है इसके भी 2 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम आज सिर्फ आपको एक बताएंगे, ये आपके लिए काफ़ी होगा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो I इज इक्वल टू आई नॉट, यानी कि ये ऑटोनोमस होती है, ये इंड्यूस इसमें हम शामिल नहीं करते, ओके। सो y इज इक्वल टू सी प्लस एस हो गया, और वेयर s इज इक्वल टू आई तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई हो गया, ओके। सो ये आपकी हो गई एग्रीगेट डिमांड और ये आपकी क्या होगी? एग्रीगेट सप्लाई, ओके। अब आपने समझने बड़ी अच्छी तरह से कि आपको मालूम है y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और आपको मालूम है c होता है सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई, i किसके बराबर होता है? आई नॉट के। सो y इज इक्वल टू सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई प्लस आई नॉट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की वजह से। तो y क्या आ गया आपका? सी नॉट प्लस
आई नॉट प्लस स्मॉल सी वाई। अब सी नॉट और आई नॉट दोनों कांस्टेंट्स हैं और ये इंड्यूस्ड है, ये ऑटोनोमस है, राइट। अब देखिए अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, अगर हम इसे ड्रॉ करें तो आप देखिए ये आपका y और ये c प्लस आई इस तरफ है, राइट। सो अब देखिए कि जब इनकम जीरो है, इनकम जीरो रखें, अगर फर्ज करें इनकम आपकी y जो है वो ये यहाँ पर जीरो है, तो ये कुछ ना कुछ तो आपका ये होगा ना, कांस्टेंट है, तो ये मीन इट वुड बी c नॉट प्लस आई नॉट, जो भी हुआ, राइट। सो अब उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ना शुरू हो रही है, एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ना शुरू हो रही है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई आपका, यानी कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व आपका इस तरह से होगा। इज इट राइट? तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड। अब रहेगी बात एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर, राइट। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस है। अब ये दोनों साइड्स आपने देखा क्या आती है, बराबर आती है। हमने पिछली आपको स्लाइड पर ले जाते हैं और देखते हैं कि देखें ये y इज इक्वल टू वाई बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इसका 45 के एंगल के कर्व होगा बराबर का, ठीक है। ये आपका y इज इक्वल टू सी प्लस एस, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। जहां पर ये दोनों इक्विलिब्रियम हो रहा है, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये आपकी इनकम डिटरमिन हो गई। ओके, दिस इज योर नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, जहां पर y इज इक्वल टू सी प्लस आई हो। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम इसमें एक चीज और ऐड करेंगे। देखें, आपका अगर टू सेक्टर हो, यानी कि गवर्नमेंट ना हो, राइट, तो फिर y इज इक्वल टू सी प्लस आई होगी आपकी एग्रीगेट डिमांड, और y इज इक्वल टू सी प्लस एस हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई। ओके, नाउ अगर थ्री सेक्टर हो जाए, क्या हो जाए, थ्री सेक्टर, गवर्नमेंट इसमें शामिल हो जाए, तो एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। इसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी शामिल हो जाएंगे, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी शामिल हो जाएगी, और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, इसमें टैक्स शामिल हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी बात। तो ये अगर थ्री सेक्टर हो तो ये आपका इस तरह से जो है वो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बनता है। ओके, अब आप देखिए कि अगर हमने इसको ड्रॉ करना है, नेशनल इनकम कहां पर डिटरमिन होगा, जहां पे एग्रीगेट डिमांड, वैसे तो आपको याद है इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। और जब हम मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो नेशनल लेवल की बात करते हैं, तो ये फिर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये आप सर्कुलर फ्लो को ज़हन में ले आए ना, तो आपको बताया था हमने कि सर्कुलर फ्लो एग्रीगेट डिमांड भी आपकी जीडीपी होती है, और इस तरह से एग्रीगेट सप्लाई भी आपकी, जो यहाँ पर आप जो है सी प्लस एस और सी प्लस आई ले लें, और एस के साथ आपका क्या शामिल हो गया, टैक्स शामिल हो गया, और आई के साथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शामिल हो गया, आपका ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी बन गया। ये 45 के एंगल के कर्व है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है, और ये आपका y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड का। ये एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर इक्वल हो रहे हैं, तो इसको आप जो है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन हो, थ्री सेक्टर। अब ये था जो हमने आपको नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के बारे में बताना था, लेकिन इसमें कुछ बातें आपको वाज़ेह करता चलूं, याद रखिएगा। अब ये जो हमने अज्यूम किया कि जो आपका टी है वो सिर्फ टी नॉट है, और गवर्नमेंट जो है वो जी नॉट है सिर्फ, यानी कि ऑटोनोमस सारे हैं, आई जो है वो आई नॉट है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। इन्वेस्टमेंट जो है वो आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस वी आई भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी उसमें शामिल हो सकती है। ओके, लेकिन हाउएवर हम आपको इस लेवल पर नहीं लेके जाना चाहते, ये आपके सिलेबस से बाहर की बात है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट होगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कोई बुक लेकर आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन जनरली हम आपको इतना ही बताना चाह रहे थे। आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ओके, नाउ अब ये है कि अगर ये आप चाहें कि ये आप ड्रॉ करके देखना चाहें, और इसको जो है वो आप सिंपली सी जो है आप अज्यूम कर लें 40 प्लस 0.6 y, और s जो है माइनस 40 प्लस 0.4 y जो है, इस तरह से भी आप कर लें, तो आपको ये आंसर अच्छी तरह से निकल आएगा। अब आप देखें, हम सिर्फ s की बात करें, सेविंग की, तो आप देखें
दूसरा तरीका जो नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन का है वो ये है कि सेविंग इन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट आपको मालूम है आई नॉट के बराबर है, फिक्स है, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी इन्वेस्टमेंट, आई इज इक्वल टू आई नॉट। यहाँ पर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, और जो सेविंग है वो नेगेटिव से शुरू होती है। ओके, आपको मालूम है ना, नेगेटिव से शुरू होती है, और एस इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई, ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया। ये क्यों नेगेटिव से शुरू होती है कि जब इनकम जीरो है, जब इनकम जीरो है, जैसे आप देखें ना, एस इज इक्वल टू -40 प्लस 0.4 वाई। फर्ज करें इफ y इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू -40 प्लस 0.4 इंटू 0, तो s क्या आ जाएगा -40। सो इनकम जब 0 है तो सेविंग जो है नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव एरिया है, ठीक है। सो ये आपका नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन हो गया। सो आपने देखा कि दो तरीके से नेशनल इनकम डिटर्मिन की जा सकती है, एक नंबर 1 एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के जरिए से, और दूसरा आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट के जरिए से। दीज आर द टू वेज वी कैन डिटरमिन द नेशनल इनकम। ओके, सो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको थोड़ा सा आपको जो है ना एक स्टेप और आगे, हमने आपको मल्टीप्लायर के बारे में बताया, थोड़ा सा मल्टीप्लायर के हवाले से जो है आपसे बात करेंगे कि देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि अगर देयर इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट देयर इज इंक्रीज इन इनकम, हाउएवर इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इन्वेस्टमेंट या मल्टीपल टाइम देन इन्वेस्टमेंट। ये जो मल्टीपल टाइम है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। ओके, नाउ हियर वी गो। अब देखिए आपको मालूम है y इज इक्वल टू सी प्लस आई है। अब यहां पे मालूम है कि c इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई है, और i इज इक्वल टू आई नॉट है। सो y वुड बी सी नॉट प्लस सी वाई प्लस आई नॉट। अब कांस्टेंट साथ साथ कर लें तो ये सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस स्मॉल सी वाई, वाई अब दूसरी तरफ ले जाएं, वाई माइनस सी वाई इज इक्वल टू सी नॉट प्लस आई नॉट। ओके, सो वाई कॉमन ले लें, 1 माइनस सी रह गया पीछे इज इक्वल टू सी नॉट प्लस आई नॉट। अब 1 माइनस सी जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस सी इंटू सी नॉट प्लस आई नॉट। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। ओके, सो अब आपने देखा कि आपने नेशनल इनकम आपकी क्या होगी, y इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस सी इंटू सी नॉट प्लस आई नॉट। ओके, अब देखिए कि इनकम में चेंज आ गई, चेंज इन y आप ऐड कर लें। ओके, और ये आ जाएगी आपकी सी नॉट ओवर 1 माइनस सी और प्लस आई नॉट ओवर 1 माइनस सी प्लस डेल्टा आई नॉट ओवर 1 माइनस सी। इस तरह से आ गया, ये चेंज आ गया, इधर आपने डेल्टा वाई डाल दिया, इधर आपने डेल्टा आई डाल दिया। ओके, सो इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे कि ये इस बारे y इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस सी इंटू सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस डेल्टा वाई नॉट, और इधर आप डेल्टा वाई ऐड कर देते y में, और इधर आप डेल्टा आई ऐड कर देते। ठीक है, इधर आपने डेल्टा आई ऐड कर दिया, उधर आपने डेल्टा वाई ऐड कर दिया, राइट। सो इस तरह से भी आप कर सकते थे, ठीक है, और आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, सो नाउ इसको आप कह लें इक्वेशन 2। ओके, सो सब्ट्रैक्ट करें आप इक्वेशन 2 को, 2 में से 1 को, सो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस सी इंटू सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस डेल्टा आई नॉट। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 में से, सो y इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस सी इंटू सी नॉट प्लस आई नॉट। ओके, सो आप देखें ये प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, राइट। सो ये y ये कैंसिल हो गया, और जो है ये भी कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, डेल्टा y इज इक्वल टू, आप देखें 1 ओवर 1 माइनस सी इंटू डेल्टा आई नॉट। ओके, अब ये डेल्टा आई नॉट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस सी। ओके, सो चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। फर्ज करें हम इसे के से जाहिर कर लेते हैं, के से जाहिर किया जाता है, और 1 ओवर 1 माइनस स्मॉल सी एम पी सी के बराबर होती है। तो आपको अगर आपने मल्टीप्लाई कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, के इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एम पी सी।
ठीक है। अब ये आपके क्यों फायदेमंद होगा, आप देखें, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। आपने देखना है कि इतनी इन्वेस्टमेंट से हमारी इनकम कितनी बढ़ेगी या नेशनल इनकम कितनी बढ़ेगी। ओके, सो एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट से जीडीपी में कितना इजाफा होगा, तो इट विल बी मल्टीप्लायर विच विल टेल यू हाउ मच एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू आपको वो बता देगा। ओके, सो इस तरह से हम ये आपका मल्टीप्लायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम आपको बताते हैं रिवीजन, आपको रिवीजन कराते हैं। ये देखिए, ये y और ये c प्लस आई है, और ये y इज इक्वल टू सी प्लस आई ऐसे होता है, जिसे एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। ये 0 से इस जगह से शुरू होता है, और ये वाला पोर्शन क्या होता है, सी नॉट प्लस आई नॉट वाला। ओके, और एग्रीगेट सप्लाई अपने बनानी है, y इज इक्वल टू यहाँ पर c प्लस एस कर लें। ये आपका 45 के एंगल का कर्व होगा, ये कितने एंगल का होगा, 45 के एंगल का कर्व होगा, और ये y इज इक्वल टू सी प्लस एस, जो कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई होगा। अब ये दोनों क्या थे, 2 सेक्टर, कितने सेक्टर से, 2 सेक्टर। ओके, अब आप बात आ गई 3 सेक्टर की, राइट। सो 3 सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट भी शामिल हो गई। सो ये आपका y, और यहाँ पर आपका c प्लस आई प्लस जी हो जाएगा, और दिस वुड बी लाइक दैट, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी विच इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। और ये जो है हिस्सा, ये आपको बताएगा सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट मिलकर कितना बन रहा है, ये इतना शुरू होगा। ओके, अब एग्रीगेट सप्लाई बनानी है आपने, तो ये आपका y है, और ये c प्लस एस प्लस टी शामिल हो गया। ओके, सो नाउ ये आपका 45 के एंगल के कर्व होगा। सो y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, जो कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई का कर्व होगा। ओके, नाउ अब हम नेशनल इनकम ये है वो, ये कौन सा मेथड था, एग्रीगेट डिमांड स्लैश एग्रीगेट सप्लाई मेथड, राइट। नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन का ये कौन सा मेथड है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मेथड। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये 2 सेक्टर होगा, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये 3 सेक्टर होगा। सो पहले हम 2 सेक्टर की बात करते हैं, राइट। सो ये हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, और मेथड कौन सा है, एग्रीगेट डिमांड स्लैश एग्रीगेट सप्लाई मेथड। और ये कितनी सेक्टर की इकॉनमी है, 2 सेक्टर इकॉनमी, सिर्फ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट इसमें शामिल नहीं है। सो हमारा कौन सा मेथड है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का मेथड। हियर वी गो, ये y और ये c प्लस एस भी और c प्लस आई भी, ये आपका y इज इक्वल टू सी प्लस एस का, और ये आपका y इज इक्वल टू सी प्लस आई का, जो एग्रीगेट डिमांड है, और ये कहलाती है एग्रीगेट सप्लाई। ओके, नाउ अब देखिए, ये आपका है इक्विलिब्रियम, ये आपकी y2 पर ये नेशनल एग्रीगेट डिमांड और अगर इकोनॉमी इस जगह पर हो y3 पर, तो अब आप देखें कि एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। अब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। और अगर इकोनॉमी इस जगह पर हो y1 पर, तो इसका मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक आपका क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड, और यहां से यहां तक आपका एग्रीगेट डिमांड, और ये आपका एग्रीगेट सप्लाई। ओके, सो आपने देखा कि एग्रीगेट, यहां पर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है, यहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, और इस जगह पर आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक आपकी है एग्रीगेट डिमांड, और यहां से लेकर यहां तक है आपकी एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। सो इज इट क्लियर, आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। सो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम था, और ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का मेथड, और सेक्टर कितने, 2, राइट। अब आप देखिए, आपने अगर मैथमेटिकली ये फाइंड आउट करना है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस है,
और वेयर s इज इक्वल टू i है और y इज इक्वल टू c प्लस i हो गया, और c आपको मालूम है c इज इक्वल टू c नॉट प्लस स्मॉल c y, i आपको मालूम है दैट इज i नॉट। सो इन दोनों को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में। सो y इज इक्वल टू c नॉट प्लस स्मॉल c y प्लस i की जगह पे i नॉट आ गया। y को आप जो है बाएं तरफ ले जाएं, y माइनस सी वाई इज इक्वल टू सी नॉट प्लस आई नॉट हो गया। y कॉमन ले, 1 माइनस सी आ गया दैट इज सी नॉट प्लस आई नॉट। y को इधर रहने दें, 1 ओवर 1 माइनस सी इंटू सी नॉट प्लस आई नॉट। ये आपका क्या हो गया, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन हो गया। y नेशनल इनकम है, डिटर्मिन हो गया, और कितने सेक्टर में, 2 सेक्टर के हवाले से। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। अब हम आपको जो है वो दूसरे मेथड की बताते हैं, ठीक है। सेक्टर 2 सेक्टर की हम बात करेंगे, लेकिन मेथड कौन सा है, सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला मेथड। ओके, सो नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, ठीक है, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन है, और सेक्टर कौन से है, 2 सेक्टर है, और मेथड कौन सा है, दैट इज सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड। सेविंग आपको मालूम है वो क्या होता है, वाई, और ये सेविंग आपकी नेगेटिव से स्टार्ट होती है, और इस तरह से आपकी सेविंग इज फंक्शन ऑफ इनकम हो गया, और ये इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आई नॉट, ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम इतनी हो तो इसका मतलब है सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, और अगर इतनी हो तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। अगर इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग है तो इकोनॉमी खुद ब खुद इस तरफ मूव कर जाएगी, और अगर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो इकोनॉमी इस तरफ हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेगी। ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल है। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मैथमेटिकली आप देखना चाहें तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। आपको मालूम है s इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई, और i को आपको मालूम है इज इक्वल टू आई नॉट, और s इज इक्वल टू आई नॉट आपने निकालना है। ओके, सो s की जगह पे आप क्या रख देंगे, माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई, i की जगह पे आप क्या रख देंगे, आई नॉट। अब आप क्या करें, s नॉट को उस तरफ ले जाएं, तो स्मॉल एस वाई इज इक्वल टू एस नॉट प्लस आई नॉट हो गया। सो y इज इक्वल टू 1 ओवर स्मॉल एस इंटू एस नॉट प्लस आई नॉट। ये आपका क्या हो गया, मैथमेटिकली नेशनल इनकम डिटरमिन हो गया। ओके, सो ये आपकी ये इक्विलिब्रियम। ओके, सो ये 2 मेथड याद रखिएगा। नेशनल इनकम डिटरमिनेशन हमने आपको क्या सिखाई, 2 सेक्टर के अंदर 2 मेथड्स के जरिए से। सो नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन आपको सिखाई 2 तरीकों से, 2 मेथड के साथ, एक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। दोनों के इक्विलिब्रियम मैथमेटिकली भी आपको बताए, दोनों के मेथड आपको दोनों को एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के जरिए से भी बताया, और नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन आपको सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के जरिए से भी तरीके से भी बताया। लेकिन इसमें याद रखिएगा ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है। अब हम जाते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी की तरफ। ओके, हियर वी गो। नाउ आपकी सेक्टर कितनी है, 3 सेक्टर, और है क्या, आपने नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, राइट, और मेथड, पहला मेथड कौन सा है, एग्रीगेट डिमांड स्लैश एग्रीगेट सप्लाई मेथड। अब आपको मैं याद दिला दूं, ये आपकी y और ये आपका c प्लस s प्लस t 45 के एंगल का, y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी हो जाएगा, जो कि एग्रीगेट सप्लाई है। अब बात आ गई आपकी एग्रीगेट डिमांड की तरफ, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ओके, सो ये आपकी y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, राइट। ये 0 से ऊपर क्यों शुरू होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट ऑटोनोमस है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, सो नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन देखना आपने, वेरी सिंपल, राइट। यहाँ पर आप इनकम ले लें, और आपका c प्लस एस प्लस टी एग्रीगेट सप्लाई, c प्लस आई प्लस जी वाई एक्सिस पर लिया आपने, ये आपका 45 के एंगल का y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई, और दिस इज y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस
जी यानी कि एग्रीगेट डिमांड, और ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया, राइट। अगर सूरत हाल ये हो तो अब आप देख रहे हैं कि ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई है इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, इकोनॉमी इस तरफ आ जाएगी। और अगर आपकी इनकम इतनी हो यानी कि y1 हो और ये फर्ज कर लें y2 है, तो आप देखें कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी, आप इस तरफ आए। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम। हाउएवर मैथमेटिकली हम नेशनल इनकम को कैसे डिटरमिन करेंगे 3 सेक्टर के अंदर, वो भी बाद में बताएंगे, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के जरिए से कैसे करेंगे वो आपको नेक्स्ट डायग्राम में बताते हैं। ओके, अब हमारा मेथड वही नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन है, और सेक्टर कितने हैं 3, और मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड है जो कि S प्लस टी इज इक्वल टू I प्लस जी। ओके, सो Y और S प्लस टी लिया आपने, और ये नेगेटिव से शुरू होके S प्लस टी का कर्व बन गया। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट का लेना है Y, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर I नॉट प्लस G नॉट है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा। नेशनल इनकम कहां पे डिटरमिन होगा, वेरी सिंपल, Y और यहां पर S प्लस टी और I प्लस G। सो I प्लस G का एक स्ट्रेट लाइन है, और ये आपकी S प्लस टी है, और ये I प्लस G है, ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया, और ये नेशनल इनकम डिटरमिन होगा। अगर सूरत हाल ऐसी है तो S प्लस टी इज ग्रेटर देन I प्लस जी, यानी कि S प्लस टी इज ग्रेटर देन I प्लस जी, तो इकोनॉमी आपकी इधर आ जाएगी। और अगर आपका ये सूरत हाल है Y1, तो अब आप देखें कि S प्लस टी इज लेस देन I प्लस जी, सो इकोनॉमी आपकी उस तरफ, तो हमेशा आप इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे। आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकली। ओके, अब मैथमेटिकली जो है वो आपको बताते हैं। एस आपको मालूम है दैट इज माइनस S नॉट प्लस स्मॉल s YD होता है, ठीक है, और YD इज इक्वल टू Y माइनस T होता है, ठीक है। ये टी टैक्स के लिए है, YD डिस्पोजेबल इनकम के लिए, ओके। और I जो है वो इज इक्वल टू I नॉट होता है, G इज इक्वल टू G नॉट है, और आपका T इज इक्वल टू T नॉट। अब इन सारी वैल्यूज को इक्वेट कर दें S इज इक्वल टू I में, तो मैथमेटिकली आपकी नेशनल इनकम डिटरमिन हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब हम आपको एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे। आप देखिएगा, आपको हम इस इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, ये फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए से किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है वो हम आपको बताएंगे। टूल्स हमारे पास मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है, और प्रॉब्लम इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप है या डिफ्लेशनरी गैप है। ओके, सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। फिर हम उसको इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप को ख़त्म करने के लिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की इस्तेमाल करके उस गैप को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले हम आपको इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में बताएंगे। देखिए, आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की यूजफुलनेस देखिएगा, C प्लस S प्लस टी और C प्लस I प्लस जी, और ये आप देखें ये कर्व आपका y इज इक्वल टू C प्लस S प्लस टी का है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई का है, और ये आपका y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस जी, राइट। अब देखिए, अगर इकोनॉमी इस जगह पर है, इफ दिस इज y, ओके, नाउ ये जो गैप आपका नजर आ रहा है आपको, दिस गैप, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। और अगर इकोनॉमी इस जगह पर हो, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो, राइट, सो इस गैप को हम क्या बोलेंगे, इस वाले गैप को
क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात, राइट? कि अगर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है तो हम इसको इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे, और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड है तो हम इसको इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। अगर एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड है हम इसको डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। अब हम मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के जरिए से ये गैप किस तरह से दूर करते हैं देखिएगा आप। इसे नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि role of government expenditure in deflationary gap. Okay, now first of all what we need to do is that we have to draw first of all we'll see role of government expenditure in deflationary gap. Okay, here we go. First of all we'll see this is y, this is c plus I plus g, और ये c plus s plus t, y is equal to c plus s plus t, that is aggregate supply. This is y is equal to c plus I plus g, that is aggregate demand. अब देखें ये इश्यू है हमारा, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इफ एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इफ एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल aggregate supply is greater than aggregate demand, this is called deflationary gap. ये हमारा गैप बन रहा है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर aggregate supply is greater than aggregate demand, this is called deflationary gap. Okay, now हमने इस गैप को फिल करना है। अब हम क्या करेंगे? रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर यानी कि ये जी में इजाफा हो गया, तो जब जी में इजाफा हुआ तो ये आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा जी, तो ये एग्रीगेट डिमांड आपका शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, ये आपका इक्विलिब्रियम बन गया, राइट? तो आपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ओके, सो इसको हम क्या बोलेंगे? रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन डिफ्लेशनरी गैप, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से, अब आपको मालूम है ये ऊपर हम क्यों गया? डेल्टा जी की वजह से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने की वजह से हमारे डिफ्लेशनरी गैप खत्म हो गया। ओके, अब हम देखेंगे रोल ऑफ टैक्सेस इन डिफ्लेशनरी गैप, राइट? रोल ऑफ टैक्सेस, व्हाट इज द सेकेंड? दैट इज रोल ऑफ टैक्सेस इन deflationary gap. First of all what we need to do is that हमें deflationary gap बनाना है। c plus s plus t, c plus I plus g, y is equal to c plus s plus t, that is aggregate supply, y is equal to c plus I plus g, that is aggregate demand. ये आपका अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है YF, तो ये गैप जो है आपका क्या कहलाएगा? डिफ्लेशनरी गैप, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, डिफ्लेशन। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स को कम कर दिया, या गवर्नमेंट टैक्स को ज्यादा कर दे। अगर गवर्नमेंट टैक्स को ज्यादा करेगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करने की पोजीशन में होगी, ये भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट टैक्स को कम करेगी तो उससे आपका कंजम्पशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्यों सी ज्यादा हो जाएगा? बड़ी सिंपल सी बात है, डिस्पोजेबल इनकम होती है y माइनस टी। ओके, जब आपका टी कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, और आपको मालूम है कंजम्पशन जो है वो फंक्शन होता है डिस्पोजेबल इनकम का। डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा, कंजम्पशन ज्यादा, डिस्पोजेबल इनकम कम, कंजम्पशन कम। अब टैक्स क्या किया? डिफ्लेशनरी गैप में टैक्स कम किया जाता है, जिससे कंजम्पशन क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हुई, उससे कंजम्पशन ज्यादा हो गई, और आपका ये जो है एग्रीगेट डिमांड का y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी जो है ये आपका ए डी डैश ऊपर की तरफ चला गया। दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ओके, सो ये रोल ऑफ टैक्सेस इन डिफ्लेशनरी गैप है। अब हम देखेंगे
रोल ऑफ, अब हम देखेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इन्फ्लेशनरी गैप। क्या देखेंगे? थर्ड चीज हमने क्या देखनी है? रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इन्फ्लेशनरी गैप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है इन्फ्लेशनरी गैप हमने आपका ये y और ये आपका c प्लस एस प्लस टी और c प्लस आई प्लस जी, ये 45 के एंगल का y इज इक्वल टू c प्लस एस प्लस टी और ये आपका y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड का, और ये आपका एग्रीगेट सप्लाई। अब ये अगर आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो तो इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। अब हमने देख रहे हैं कि रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व जो है आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी माइनस डेल्टा जी, राइट। सो ये आपका माइनस डेल्टा जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हुए, ये नया इक्विलिब्रियम आ गया, आपका ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो गया, इन्फ्लेशनरी गैप खत्म हो गया। दिस वाज योर इन्फ्लेशनरी गैप, दिस वाज इन्फ्लेशनरी गैप। आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ओके, नाउ इसी तरह से हम देख सकते हैं रोल ऑफ टैक्सेस इन इन्फ्लेशनरी गैप। रोल ऑफ टैक्सेस हम चौथा क्या दे सकते हैं? रोल ऑफ टैक्सेस इन इन्फ्लेशनरी गैप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन्फ्लेशनरी गैप ड्रॉ करना है। ये आपको मालूम है c प्लस एस प्लस टी, सी प्लस आई प्लस जी, और ये आपका y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई, और आपका y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, और ये आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है YF, और ये गैप आपका क्या है? आप इस देखें, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, सो ये वाला गैप कौन सा हो गया? दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, नाउ इसको खत्म करने के लिए आपने देखा रोल ऑफ टैक्सेस। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने टैक्सेस ज्यादा कर देगी, टैक्सेस ज्यादा करेगी तो कंजम्पशन पे क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगी। देखिए ना, आपकी जो है टैक्सेस ज्यादा हुए तो उससे YD डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, तो इनकम कम हुई तो कंजम्पशन कम हो जाएगी। इसका मतलब कि एग्रीगेट डिमांड आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा। y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी डैश, और ये आपका नया इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इट मीन इन्फ्लेशनरी गैप जो है हमने खत्म कर लिया। ओके, ये तो था आपका। इसी तरह से आप देखें कि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप में ट्रांसफर पेमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। देखें, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं? जो पैसे गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर करती है कंज्यूमर्स की तरफ, राइट। सो जब ट्रांसफर पेमेंट ज्यादा होगी तो इनकम कंज्यूमर की ज्यादा हो जाएगी, तो उससे कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। सो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को हम ट्रांसफर पेमेंट्स के कम ज्यादा करने से भी जो है वो खत्म कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम देखेंगे रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन और मॉनेटरी पॉलिसी इन इन्फ्लेशन, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी, अगर अब हम फिस्कल पॉलिसी के बाद हम क्या देखेंगे? रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। ओके, सो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप आपके जेन में है। अब देखिए, हम पहले क्या देखेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी इन डिफ्लेशन। सबसे पहले आप
वाई सी प्लस एस प्लस टी सी प्लस आई प्लस जी, ये आपका 45 के एंगल का सी प्लस एस प्लस टी, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। और आपने y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, और ये आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, वाई एफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। आप देखें एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड एट दिस पॉइंट। ओके, सो ये एक गैप बन रहा है आपका। ओके, सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर अगर एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड हो तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। ओके, ये हमने देखना है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के तहत हम ये कैसे खत्म कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लें, राइट। अगर देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाए तो ऑब्वियसली कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी, लोग बैंकों में रख के सूद कमाने की जगह पे कंज्यूम करना प्रेफर करेंगे। इसी तरह से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो लोग बैंकों में रखने के बजाय इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। और इनका रिलेशनशिप कौन सा है, नेगेटिव, राइट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाए तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाती है, रिलेशनशिप नेगेटिव है। सो इन्वेस्टमेंट के कम होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई, और इंटरेस्ट रेट के कम होने से कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, दिस इज द सेकंड, और ये इसकी मैंने लॉजिक आपको दी। और थर्ड चीज आप याद रखिएगा वो ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने जाने से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो द सेम रिलेशनशिप होल्ड्स विच हियर आई एक्सप्लेन ऑलरेडी। ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम हो जाने से न सिर्फ कंजम्पशन बढ़ जाती है बल्कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सी प्लस आई प्लस जी बढ़ा तो ये आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, y इज इक्वल टू सी डैश प्लस आई डैश प्लस जी डैश। ये क्यों इस तरफ शिफ्ट हुआ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ। तो ये आपका नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो तो नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन जो है वो इक्विलिब्रियम पर होती है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द rate of interest, right, and monetary policy. It means, in other words, monetary policy to eliminate the deflationary gap. Okay, now so monetary policy in inflation, right. अब क्या देखेंगे, monetary policy in inflation या inflationary gap. ओके, नाउ ये y है c प्लस एस प्लस टी और c प्लस आई प्लस जी, और ये आपका y इज इक्वल टू c प्लस एस प्लस टी, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई, और आपका y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अब आप फर्ज कर लें आपकी ये आपकी वाई एफ है, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहां पर देखें एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो तो इसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। सो दिस इज योर इन्फ्लेशनरी गैप। अब हमने मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करना है। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो तो कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा हो जाए तो कंजम्पशन कम हो जाती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाए तो इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ज्यादा हो जाने से कंजम्पशन तो कम हो गई, राइट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ज्यादा हो जाने से इन्वेस्टमेंट कम हो गई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ज्यादा हो जाने से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गई, क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशनशिप है रेट ऑफ इंटरेस्ट और
इन्वेस्टमेंट का। और कंजम्पशन का ऑब्वियसली आपको समझ आ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा जगह पीपल प्रेफर टू डिपॉजिट देयर मनी इनटू द बैंक्स, फॉर एग्जांपल they will deposit their money into the banks and they will there will be less money left with them for consumption purposes, so it means कि there exists inverse relationship। so अगर देखा आपने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ जाने से क्या होता है, सी भी आपका क्या करता है, गिर जाता है, आई भी गिर जाता है और जी भी गिर जाता है। इसका मतलब यह हो कि एग्रीगेट डिमांड आपकी कम हो जाएगी। this is how it will happen, right? so y is equal to c dash plus I dash plus g dash, so ये आपका गैप खत्म हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम पे आ गया। this is how we can use monetary policy in इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, आई होप कि आपको आज की बातें अच्छी तरह से समझ आ गई। हमने आपको फिस्कल पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा बताया, उसके बाद हमने आपको नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के हवाले से बताया और हमने आपको ये बताया कि किस तरह से इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी यूज़फुल हो सकती है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गई होगी और अगले लेक्चर के अंदर, जो कि हमारा आखिरी लेक्चर है, हम आपको ये बताएंगे कि हमने पिछले 31 लेक्चर्स में क्या पढ़ा है और उसमें आपने क्या लर्न किया। इन अदर वर्ड, हम आपको उसकी एक हल्की सी जो है वो रिवीजन करवाएंगे कि कौन से टॉपिक्स पढ़े, हमने वो टॉपिक्स क्यों पढ़े और उनका क्या फ़ायदा हुआ आपको। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर हमारा आखिरी होगा जिसमें हम आपको पूरे 31 लेक्चर्स की एक हल्की सी रिवीजन करवा देंगे। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।